जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले में नई एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी पूरी कांग्रेस की हालत खराब है। हर छोटा बड़ा नेता इसे राजनीतिक साजिश बताने में तुला हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी को खुद मैदान में आना पड़ा है, इस पर सफाई देनी पड़ी है और सबसे बुरा हाल तो ये है कि कांग्रेस इस पर अलग थलग पड़ गई है। राहुल गांधी पर नई एफआईआर हुई है, सोनिया गांधी पर नई एफआईआर हुई है, लेकिन ये इंडिया अलायंस वाला एक भी नेता इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। रोज संसद में हंगामा कर रहे हैं लेकिन नेशनल हेराल्ड का मुद्दा नहीं उठा रहे। अकेली कांग्रेस लगी पड़ी है बोलने में, लेकिन कोई दल साथ नहीं आ रहा है। और ये परेशानी है कांग्रेस की कि अगर ये मुद्दा बढ़ता है, क्योंकि आ रही है 16 दिसंबर की तारीख, और जब ये मुद्दा तेज होता है तो तब ये विपक्षी दल और क्या करने वाले हैं, इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए इस मामले में हुआ क्या है। नेशनल हेराल्ड के मामले में एक नई एफआईआर दर्ज हुई है जो कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की है, जिसमें धोखाधड़ी का मामला है, आपराधिक साजिश का मामला है और एक नई कंपनी का इसमें नाम आया है, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता की कंपनी है और ये शेल कंपनी बताई जा रही है, जिसका इस्तेमाल एजेएल की संपत्ति हड़पने के लिए हुआ है। एजेएल का मामला भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कि नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार पब्लिश करता था। ये आजादी के समय से चल रहा है और इसको पहले सरकार से अनुदान मिलता था, फिर हालत खराब हो गई अखबार की तो इसकी स्थिति भी खराब होने लगी, सैलरी वगैरह देने में दिक्कत होने लगी। अब लेकिन इसकी उस वक्त की संपत्ति बहुत ज्यादा थी, 2000 करोड़ की संपत्ति थी। अब इस पर नजर पड़ी कांग्रेस की कि हालत तो खराब है, चल पा नहीं रहा है, लेकिन संपत्ति बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड को दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसी जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिली थी, स्पेस मिला था सरकार की तरफ से मदद के तौर पर, क्योंकि एक ऐसा अखबार था जो कि आजादी के समय से अंग्रेजों के खिलाफ था, भारत के लिए लिखता था, भारत के लिए क्रांतिकारी कामों में था, तो इसीलिए इसे सरकार की तरफ से मदद दी गई थी। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी जिसमें रेंट पर दिया जा सकता था, जिस बिल्डिंग का इस्तेमाल हो सकता था। तो फिर वहां से एक शुरुआत होती है यंग इंडियन, डेटॉक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, इन सब के जुड़ने की। एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया। कांग्रेस पार्टी जो कि खुद डोनेशन से चलती है, वो 90 करोड़ का लोन कैसे दे सकती है? क्या वो कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? सबसे पहली दिक्कत यहाँ 90 करोड़ का लोन देती है। एजेएल कुछ टाइम बाद कहती है, कुछ सालों में, कि हम ये लोन नहीं चुका सकते, भाई हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, जबकि 2000 करोड़ की संपत्ति है एजेएल की, लेकिन वो लोन नहीं चुका पाती। इतने में आती है यंग इंडियन। यंग इंडियन एजेएल को 50 लाख का लोन देती है और इसके 99% शेयर खरीद लेती है। जो 90 करोड़ का लोन होता है, इस लोन को एजेएल शेयर में कन्वर्ट करती है और इसे बेच देती है यंग इंडियन को। यंग इंडियन टेक ओवर कर लेती है, और जबकि एजेएल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये पता भी नहीं होता है, उसमें कई शेयर होल्डर्स है, हजारों की संख्या में। अब यंग इंडियन ये 50 लाख कहां से लाती है? यंग इंडियन की कंपनी ही बनती है 5 लाख में, तो 50 लाख कहां से लाती है? ये लाती है डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से, 1 करोड़ रुपया लेती है। अब ये डोटेक्स मर्चेंडाइज जो है कलकत्ता की कंपनी है, और जब मीडिया वालों ने इसकी जांच की तो पता चला कि इसका ऑफिस एक रेजिडेंशियल इलाके में है और 3 कमरों का फार्म हाउस है। वो एक तरह से घर है, वो कोई ऑफिस नहीं है, बस वहां पर बोर्ड लगा रखा है और वहां पर क्या काम होता है इसकी भी ठीक से जानकारी नहीं है। और ये 1 करोड़ का लोन यंग इंडियन को दे देती है, और ये सालों साल हो गए हैं, 20-22 साल हो गए, लेकिन ये लोन अभी तक वापस नहीं किया गया है। तो यानी कि ये सारा हवाला का पैसा है, इधर से उधर। ये भी संभव है कि 1 करोड़ कांग्रेस का ही हो, या फिर गांधी परिवार में से किसी का हो, या कहीं और का हो, और वो खपाया गया बैकडोर से। 1 करोड़ डोटेक्स के पास, डोटेक्स ने इधर दिया, या डोटेक्स ने ही कहीं से कोई गड़बड़ी का पैसा हो और वो पैसा इधर खपाया जा रहा हो, कोई भी चीज हो सकती है। वो तो और ईडी से जब जानकारियां सामने आएंगी तब पता चलेगा, जब कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होगी। जब ये आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की, तब ये डोटेक्स की भूमिका इसमें सामने आई है। अब ये यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे कह रहे हैं ये तो एनजीओ है, जो अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, लेकिन एनजीओ की तरह काम नहीं करता है, कुछ काम ही नहीं है बेसिकली। क्या काम है एनजीओ का? भी तो कुछ काम होता है, लेकिन बस बना पड़ा है। और इसके मैक्सिमम शेयर होल्डर हैं
राहुल गांधी, सोनिया गांधी 38-38% है, तो इनका 76% शेयर हो गया गांधी परिवार के घर में। और इसकी शुरुआत में डायरेक्टर बने थे सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, लेकिन बाद में इसके डायरेक्टर कौन बन गए? 1 महीने बाद ही राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी बन गए। तो कैसी चालाकी हुई है, खरीदते समय कोई और डायरेक्टर, बाद में कोई और डायरेक्टर, शेयर उनके ज्यादा, और कह रहे हमने तो कुछ गड़बड़ी ही नहीं की। ये डोटेक्स मर्चेंडाइज जो है इसके ओनर हैं सुनील भंडारी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये जो आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुनील भंडारी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और भी लोगों के नाम हैं जो इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल हैं। अब इस फर्जीवाड़े को अभिषेक मनु सिंह भी सफाई देते हुए कहते हैं कि ये तो कोई, ना तो इसमें पैसों का लेन देन हुआ है, ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, आखिर ये कैसे गलत है? ये लेन देन पैसों का नहीं हुआ है, लेकिन कंपनियों का जरूर लेन देन हुआ है। और जब इतनी बड़ी संपत्ति यंग इंडियन के पास है और उसके अधिकतम शेयर होल्डर गांधी परिवार के लोग हैं, वो कभी भी इसका स्टेटस बदल सकते हैं। यंग इंडियन का स्टेटस बदल जाएगा, इसको कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी हिस्सेदारी, ये तो किया जा सकता है। तो इसमें कई संभावनाएं बनती है। जब आप नियमों का इतना तोड़ मरोड़ सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब जांच चल रही है तब भी एजेएल की संपत्ति का, उसके जो बिल्डिंग्स हैं उसको रेंट पे दिया गया, उससे पैसा आया करोड़ों करोड़ का, वो तक इस्तेमाल किया गया, जबकि ये गलत है। किराए में देखिए क्या क्या मिला है गड़बड़ी में, कि किराए पर दिए गए हैं, किसी ने 1 साल का किराया दे दिया लेकिन वहां पर ऑफिस ही नहीं है। किसी ने विज्ञापन दिया तो कह रहा है कि कांग्रेस नेताओं के दबाव में विज्ञापन दिया, यानी कि लोगों पर दबाव डाल के भी पैसा इकट्ठा किया गया है। वो पैसा जा कहाँ रहा है? कांग्रेस के पास जा रहा है, उसके फंड में, राहुल गांधी के पास जा रहा है, सोनिया गांधी के पास जा रहा है। क्या ये ब्लैक मनी है? ये सब है क्या? अब इसीलिए कांग्रेस फंसी हुई है। इस मामले में पीएमएलए की यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की धारा लगी है और चार्जशीट दायर हो चुकी है। 16 दिसंबर को फैसला आना है, संज्ञान लेना है कि नहीं। कोर्ट ये बताएगा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेना है कि नहीं। अगर संज्ञान लेने के पक्ष में फैसला आता है तो मुकदमा शुरू हो जाएगा, यानी कि पेशी होगी, गवाह सबूत आएंगे। तो ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। और बहुत इसमें जिस तरह के सबूत है, जिस तरह का मामला है, इसमें लगता है कि कोर्ट संज्ञान लेगा इसे, क्योंकि एक बार इसकी सुनवाई, पेशी, चीजें होनी जरूरी है। और ऊपर से ये धारा और लग गई। अब 14 दिसंबर को कांग्रेस की रैली है एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। कांग्रेस ने किसी विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया है। एक तो इन्हें डर ये भी लगता है कि राहुल गांधी का क्रेडिट खा जाएंगे। एसआईआर से कोई फायदा भले ही नहीं हो रहा है, एसआईआर के विरोध से कोई फायदा भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये फिर भी इनको लगता है कि मंच पर 10 नेता रहेंगे तो राहुल गांधी कहाँ दिखेंगे। दूसरा, इनको ये भी डर है कि नेशनल हेराल्ड का मामला भी चल रहा होगा और ऐसे समय में ये लोग वहां पर रहे और नेशनल हेराल्ड को लेकर कुछ बात ही ना हो, कुछ कहे ही नहीं, तो ये भी कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को तो बोलना है, अभी भी बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है। राजनीतिक दुर्भावना की वजह से किया गया है, इतने साल पुराना मामला है, कांग्रेस बीजेपी को कुछ नया नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आरोप लगा रही है। मामला पुराना हो या नया हो, गलत काम तो गलत ही होता है। और आपकी सरकार में हुआ, जब आपकी सरकार में, तो इसकी एफआईआर नहीं हो रही थी तो जांची क्या हो रही होगी? ईडी की मजाल है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर कार्रवाई कर दे? ये तो बिल्कुल असंभव सा है। यही सर्वे सर्वा थे, वो सुपर पीएम थी सोनिया गांधी। वो तो तब हुआ है जब भाजपा सत्ता में आई है, तब इसमें तेजी आई, लेकिन अब संज्ञान लेने तक मामला आया है और कांग्रेस इसी टेंशन में है कि कोई उसके पक्ष में बोल ही नहीं रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेकसूर है, उनके ऊपर राजनीतिक साजिश हो रही है, ये सिर्फ कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार तक से बुलवा दिया गया है कि राजनीतिक दुर्भावना से है, लेकिन ना तो इनकी अभी की साथी राजद ने कुछ बोला, जबकि तेजस्वी यादव और लालू यादव के ऊपर जब अभी केस हुआ और फिर कोर्ट में पहुंचे तो कांग्रेस बड़ा बोलने में लगी हुई थी, इनका साथ दे रही थी, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पक्ष में नहीं खड़े हैं राजद के नेता। ना ही अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं, वो तो पहले ही इनसे चिड़े हुए रहते हैं और उनको सीधा सीधा कंपटीशन भी है पंजाब में कांग्रेस से, और दिल्ली में भी खुद को हारने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ से टीएमसी तो वैसे ही इनके पक्ष में नहीं आएगी, टीएमसी को तो और अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कॉम्पिटिटर है कांग्रेस बंगाल में टीएमसी की। डीएमके जो सहयोगी है वो तक नहीं बोल रही है,
डीएमके के साथ तो अभी चुनाव भी लड़ने वाले आगे राहुल गांधी, लेकिन वो भी इस पर चुप्पी साधे बैठी है। तो कांग्रेस यहाँ अकेली पड़ती नजर आ रही है कि पीछे कोई नहीं खड़ा है, कोई दल नहीं खड़ा है, सिर्फ कांग्रेस ही विरोध कर रही है। जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर, ये प्रदूषण के मुद्दे पर, ये सब कुछ दल तो कम से कम साथ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस का नेतृत्व तो स्वीकार करने को तैयार नहीं कि कांग्रेस मुसीबत में हो तो सब इधर उधर हो लेंगे। तो यही राहुल गांधी सोनिया गांधी को लग रहा है कि कल को अब संज्ञान लेंगे, कल को गिरफ्तारी भी हो सकती है, पेशी भी होगी, और कांग्रेस अभी तो पहले ही दबाव में है चुनाव हार हार के, इतना मामला और चलेगा, और भ्रष्टाचार के कारण तो इनकी सरकार ही गई थी तो और दबाव में आएंगे। फिर वहां से यूपी का चुनाव है, कल को बंगाल का चुनाव है, तो कांग्रेस के लिए मुसीबतें शुरू ही हुई हैं। अभी चुनाव तो हार ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह की समस्याएं भी इनके सामने आने लगी हैं, और खुद अब तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो बड़ी संकट में इस वक्त कांग्रेस पार्टी, इसीलिए इस मामले पर नेशनल हेराल्ड पर बोलने से बचने वाली पार्टी अब अपने सभी नेताओं को मैदान में उतार रही है। अभिषेक मनु सिंह भी आकर इसकी कानूनी पक्ष की जानकारी दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस के लिए अब ये मामला कितना मुश्किल हो गया है, कितना बड़ा संकट हो गया है, और उस पर भी कांग्रेस को किसी का समर्थन हासिल नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।